दोस्तों बचपन में जब हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते थे और उसकी ड्राइंग बनाते थे तो इसमें सिर्फ 8 प्लैनेट्स शामिल हुआ करते थे। लेकिन सोलर सिस्टम की विशालता के सामने ये 8 प्लैनेट्स कुछ भी नहीं है। मर्क्यूरी से लेकर नेपच्यून तक फैला ये संसार सोलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है और इसके पार है काइपर बेल्ट, जो हम इंसानों के लिए रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ पर कई सारे रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिन्हें लेकर वैज्ञानिकों ने कई सारी थ्योरीज विकसित की हैं। आज की इस वीडियो में हम काइपर बेल्ट में पाए जाने वाले रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों काइपर बेल्ट पृथ्वी से 4.5 अरब किलोमीटर दूर है और हाल ही में काइपर बेल्ट काफी चर्चा में रहा क्योंकि डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इस बेल्ट में जापान के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह होने का अंदेशा जताया है। यहाँ मौजूद मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करने से पहले जानते हैं कि काइपर बेल्ट क्या है और ये कहाँ मौजूद है। दोस्तों काइपर बेल्ट की भविष्यवाणी उसकी खोज से पहले ही कर दी गई थी। 18 फरवरी 1930 को क्लाइड टोम्बाग ने जब प्लूटो की खोज की तब से ही एस्ट्रोनॉमर्स को ये लगने लगा था कि सोलर सिस्टम के बाहरी क्षेत्र में प्लूटो अकेला नहीं है। समय बीतने के साथ साल 1992 में ये बात सामने भी आ गई कि इस क्षेत्र में सोलर सिस्टम के बाहरी किनारे पर काइपर बेल्ट मौजूद है, जिसमें छोटी छोटी बर्फ की चट्टानें, डॉर्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स मौजूद हैं। काइपर बेल्ट का नाम एक डच अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर गेरार्ड काइपर के नाम पर रखा गया है। नासा की स्पेसक्राफ्ट न्यू होराइजन ने अल्टीमा थ्यूली, जो कि एक बर्फीला ऑब्जेक्ट है, उसके सामने से काइपर बेल्ट में पहुंचने के लिए उड़ान भरी थी। काइपर बेल्ट सोलर सिस्टम के 8 मेन प्लैनेट्स के आगे यानी कि नेपच्यून की ऑर्बिट के बाहर सूरज से 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की डिस्टेंस में फैला हुआ है। आपको बता दूं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स डिस्टेंस को नापने का एक पैमाना होता है और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी और सूरज के बीच के डिस्टेंस के बराबर होता है। काइपर बेल्ट ठीक वैसा ही है जैसा पृथ्वी और मार्स के बीच मौजूद एस्टेरॉइड बेल्ट है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि काइपर बेल्ट एस्टेरॉइड बेल्ट की तुलना में आकार में काफी बड़ा है, जिसकी चौड़ाई एस्टेरॉइड बेल्ट की तुलना में 20 गुना ज्यादा और इसका फैलाव 200 गुना तक है। आपको बता दें कि काइपर बेल्ट की फॉर्मेशन भी सोलर सिस्टम के साथ ही हुई थी। सोलर सिस्टम बनने के दौरान जो टुकड़े बचे रह गए वो प्लैनेट्स के बाहर की बाउंड्रीज में फैल गए और फिर इन्हीं बचे टुकड़ों, बर्फ की चट्टानों और बर्फीले मलबे से वो एस्टेरॉइड और कई सारे डॉर्फ प्लैनेट्स बने जो आज काइपर बेल्ट में मौजूद हैं। शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स भी इसी काइपर बेल्ट में बनते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि आने वाले करोड़ों साल के बाद यहाँ फैला सारा मलबा आपस में टकराएगा, जिससे काइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स का नंबर और भी बढ़ जाएगा। एक अनुमान ये भी है कि भविष्य में ये ऑब्जेक्ट्स मिलकर कोई बड़ा नया प्लैनेट ही बना ले, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम ही है क्योंकि नेपच्यून के ग्रेविटेशनल फोर्स ने स्पेस के इस एरिया को इतना एक्साइटेड कर दिया है कि वहाँ मौजूद छोटी बर्फीली वस्तुएं एक बड़े ग्रह में एकजुट होने में सक्षम नहीं है। अब भविष्य में क्या होगा ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आज नेपच्यून के पार की इस दुनिया में बहुत से मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स खोजे जा चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपको इन्हीं मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता हूँ। सडना। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों को पहले ये लगता था कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं वे सभी बर्फ से बने हैं और इसीलिए उनका कलर या तो व्हाइट है या फिर ग्रे। लेकिन सडना की खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया क्योंकि सडना का रंग बिल्कुल हमारे मंगल ग्रह की तरह लाल है। इसके साथ ही सडना को जो बात और ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है वो है इसका अजीब तरीके से मूव करना। ये पहले तो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर से लगभग 11 बिलियन किलोमीटर दूर मूव करता है और फिर ये अचानक से 135 बिलियन किलोमीटर और दूर चला जाता है, जिस वजह से इसे एक सर्कल पूरा करने के 11,000 साल लग जाते हैं। अब जैसा कि आपको अंदाजा लग गया होगा कि सडना हमेशा अजीब तरीके से आगे पीछे मूव करता रहता है, तो ऐसे में हमारे वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग काइपर बेल्ट से बियॉन्ड जो प्लैनेट 9 है वो इससे पुल करता है। लेकिन दोस्तों ये सब थ्योरीज हैं, जिस वजह से हम कुछ भी श्योरली नहीं कह सकते हैं। 15810 एरोन। दोस्तों 12 मई 1994 को माइक इरविन ने इस ऑब्जेक्ट को काइपर बेल्ट में खोजा था। एरोन का डायमीटर 133 किलोमीटर है, लेकिन वो एक बात है जो इसे खास और रहस्यमयी बनाती है, वो है इसमें मौजूद आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो लगातार इसमें होते फास्ट रोटेशन के कारण क्रिएट हो रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि साइंटिस्ट ने ऐसा फिनोमेना और किसी ऑब्जेक्ट में नहीं देखा है और ये उनके लिए काफी कंफ्यूजिंग है।
इस कारण से कई लोग मानते हैं कि हो ना हो इस ऑब्जेक्ट पर एडवांस्ड एलियंस रह रहे होंगे जो काइपर बेल्ट में छिपकर हम इंसानों पर नजर रख रहे हैं और हमारी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हैं। हालांकि ये महज वैज्ञानिक अंदाजे हैं और सच में ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ है। 2002 UX-25 दोस्तों 2002 UX-25 काइपर बेल्ट में पाया जाने वाला एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका डायमीटर 650 किलोमीटर है और इसका शेप भी कुछ बहुत खास नहीं है, लेकिन जो चीज इसे मिस्टीरियस बनाती है वो है इसकी लो डेंसिटी। दोस्तों आप जानकर शॉक हो जाओगे कि 2002 UX-25 की डेंसिटी पानी से 18% कम है, जिस वजह से ये बड़ी आसानी से पानी के ऊपर फ्लोट कर सकता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ लोग इसकी लो डेंसिटी के पीछे इसके स्ट्रक्चर में मौजूद हाई पोरोसिटी या गैप्स को मानते हैं। हालांकि अभी तक वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में यही पाया है कि जिन ऑब्जेक्ट्स का डायमीटर 350 किलोमीटर से कम होता है उन्हीं में ऐसी लो डेंसिटी के चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि अभी हमें स्पेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में काफी कुछ सीखना बाकी है। माकी माकी दोस्तों माकी माकी हमारे अर्थ से 45 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर काइपर बेल्ट में स्थित एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे प्लूटो के बाद दूसरा सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट माना जाता है। माकी माकी की खोज साल 2005 में 31 मार्च को की गई थी और इसका नाम ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले लोगों के गॉड माकी माकी के नाम पर रखा गया था। इस ऑब्जेक्ट का डायमीटर 1480 किलोमीटर है और ये ऑब्जेक्ट अपनी मिस्टीरियस ब्राइटनेस के लिए काफी ज्यादा फेमस है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये ऑब्जेक्ट काइपर बेल्ट में प्लूटो के बाद सबसे ज्यादा चमकता है। तो यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर इस चमक के पीछे का राज क्या है। साथ ही यहाँ एक और बेहद ही अजीब सी मिस्ट्री है जिसका नाम है MK2 जो कि माकी माकी का मून है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि माकी माकी जितना ज्यादा चमकदार है इसका मून उतना ही ज्यादा चारकोल ब्लैक कलर का है, जिस वजह से इसे देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। वहीं बात अगर माकी माकी की करें तो इसका खुद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और इसका टेम्परेचर भी -240 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है, जो कि काफी हैरानी की बात है क्योंकि काइपर बेल्ट के दूसरे किसी ऑब्जेक्ट में ये सब देखने को नहीं मिलता है। हाउमिया दोस्तों हाउमिया एक डॉर्फ प्लैनेट है जो एक नहीं बल्कि कई मिस्ट्रीज से घिरा हुआ है। जैसे कि इसका शेप काफी अजीब है, इसके 2 मून्स हैं और इसका रोटेशन भी काफी अजीब तरीके से होता है। साथ ही यह सबसे दूर की स्पेस बॉडी है जिस पर रिंग्स बने हुए हैं और यह हमारे सूरज से तीसरा सबसे नजदीक का डॉर्फ प्लैनेट भी है। दोस्तों अगर डिटेल में हाउमिया के शेप की बात करें तो ये देखने में बिल्कुल किसी रग्बी बॉल की तरह लगता है। इस प्लैनेट के अजीब से चपटे लेकिन इलोंगेटेड शेप की वजह से यहाँ पर सिर्फ 3.9 घंटे का ही दिन होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ मैं हमारे अर्थ आवर्स की बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों वैसे तो ये प्लैनेट बर्फ की वजह से व्हाइट कलर का है, लेकिन इस पर एक लाल रंग का बड़ा सा धब्बा भी मौजूद है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ मिनरल्स मौजूद हो सकते हैं। लेकिन ये भी बस एक थ्योरी है क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि उस लाल धब्बे वाले प्लेस पर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मौजूद हो। कोआवा दोस्तों काइपर बेल्ट में मौजूद ये ऑब्जेक्ट ही सिर्फ मिस्टीरियस नहीं है बल्कि इसके नाम के पीछे भी एक मिस्ट्री छिपी हुई है। साल 2002 में जब इसकी खोज की गई तो इसके खोजकर्ता चैड तुरहियो और माइकल ब्राउन इसे प्लैनेट एक्स नाम देते हैं। हालांकि इसका ऑफिशियल नाम तब तक नहीं रखा गया था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार स्पेस में खोजे गए हर ऑब्जेक्ट का नाम किसी मिथोलॉजिकल कैरेक्टर के नाम पर रखा जाता है। अब क्योंकि क्वाबा को कैलिफोर्निया के पालुमर माउंटेन्स पर मौजूद पालुमर ऑब्जर्वेटरी से खोजा गया था, इसलिए इसका नाम क्वाबा के नाम पर रखा गया, जो वहां रहने वाले टोंगवा लोगों के भगवान थे। प्लूटो से करीब आधे साइज वाला ये ऑब्जेक्ट काफी मिस्टीरियस है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि एक समय इसकी साइज प्लूटो के बराबर ही हुआ करती थी, पर पास्ट में इसकी टक्कर प्लूटो से हुई और ये 2 भागों में टूट गया। हालांकि किसी को नहीं पता कि इसका दूसरा हिस्सा आज कहाँ है। क्वाबा के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अर्ली सोलर सिस्टम में इसका टेम्परेचर -217 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, लेकिन आज ये पहले से ज्यादा गर्म हो चुका है और इसका टेम्परेचर बढ़कर -160 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। पर इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने क्वाबा की सतह पर वाटर आइस को भी ढूंढ निकाला है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि पहले इस प्लैनेटॉइड पर समुद्र हुआ करता था। इसके अलावा क्वाबा का ब्राइट सरफेस क्रायो वॉल्केनोज जैसी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज की तरफ भी इशारा करता है।
जिसमें वॉल्केनोज के फटने पर अंदर से आग नहीं बल्कि बर्फ, पानी, मीथेन और अमोनिया गैस निकलती है। और दोस्तों, जैसा कि रिसर्चर्स से पता चलता है कि अगर यहाँ क्रायो वॉल्केनोज हैं तो वो ज्यादा साल पुराने नहीं हैं, इसलिए फ्यूचर में इस बात की काफी पॉसिबिलिटी है कि हमें क्वाबा पर क्रायो वॉल्केनोज फटते हुए देखने को मिले। 486958 एरोकोथ। दोस्तों, काइपर बेल्ट में मौजूद यह ऑब्जेक्ट 36 किलोमीटर डायमीटर का है और ये अपनी अजीब शेप के कारण फेमस है। इसका शेप एक स्नोमैन जैसा है, पर आखिर ऐसा शेप बना कैसे होगा और क्या ये सच में नेचुरल है? साइंटिस्ट्स आज तक इन सवालों का कोई पुख्ता जवाब नहीं खोज सके हैं। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये पहले दो ऑब्जेक्ट हुआ करते थे, लेकिन पास्ट में हुए किसी कोलिजन के कारण ये आपस में चिपक गए। इसके साथ ही एक स्ट्रेंज बात ये भी है कि एरोकोथ के सरफेस पर हमें कोई भी इम्पैक्ट क्रेटर देखने को नहीं मिलता। ऐसे में सवाल उठते हैं कि एस्टेरॉइड से भरे हुए काइपर बेल्ट में ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछले करोड़ों सालों में इससे कोई एस्टेरॉइड ना टकराया हो। एरोकोथ की सरफेस पर हमें एक रेडिश मटेरियल की प्रेजेंस भी देखने को मिलती है, लेकिन अभी तक हमें इसकी सरफेस कंपोजिशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है। एरोकोथ के अनयूजुअल शेप और इसकी सरफेस डिटेल्स को जानने के बाद साइंटिस्ट्स इस बात को लेकर हैरान हैं कि अर्ली सोलर सिस्टम में ये ऑब्जेक्ट बना कैसे होगा। वैसे दोस्तों, काइपर बेल्ट में छिपे इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर ऐसी स्पेस रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।